फिरोजाबाद से बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जापान, लंदन और पेरिस में लगेगा पर्यटन एक्सपो। जयवीर सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा सभी सीटों पर लहराएगी परचम। पर्यटन मंत्री ने कहा, 69,000 शिक्षक भर्ती जल्द निकालेंगे समाधान। मथुरा में जन्माष्टमी पर दिव्य और भव्यता के साथ होंगे कार्यक्रम। संस्कृति मंत्री ने कहा, इसी के साथ विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद यूपी होगा। पर्यटन मंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पर्यटन व संस्कृति विभाग के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह आज हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। जानते हैं इनसे कि प्रदेश और देश के साथ साथ विदेश में भी पर्यटन विभाग कितनी अपनी भूमिका निभा रहा है और किस तरह से जो एक्सपो लगने वाला है जापान, पेरिस और लंदन में, उसकी क्या तैयारियां हैं। तो जान लेते हैं पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह से। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावना है। चाहे आध्यात्मिक पर्यटन हो, धार्मिक पर्यटन हो, इको टूरिज्म का हो, एडवेंचर टूरिज्म हो, तमाम प्रकार के विभिन्न सड़कें जो हम लोगों ने डेवलप किए हैं। और प्रयास ये है कि हालांकि ये हम लोगों ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है कि 2023 में, जहां अगर हम लोग 2016-17 की बात करें तो उस समय 16 करोड़ पर्यटकों की सालाना आमद थी उत्तर प्रदेश में। जी आज 2023 में हम लोग 48 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने में कामयाब हुए हैं। जी लेकिन अभी और संभावनाएं, हम लोगों का लक्ष्य है कि आने वाले 27 तक 80 करोड़ पर्यटक का सालाना यहाँ है और हम देश में डोमेस्टिक पर्यटकों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों को भी विशेष रूप से आकर्षित कर सकें। क्योंकि चाहे बौद्ध तीर्थ स्थल की बात करें तो देश दुनिया में रहने वाले तमाम जो बौद्ध मतावलंबी हैं, ये भी अलग अलग देशों में है, लेकिन बौद्ध पर्यटक स्थलों, बौद्ध तीर्थ स्थलों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहाँ बौद्ध जी का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक का ज्यादातर जीवन काल उत्तर प्रदेश के विभिन्न डेस्टिनेशन पर ही बीती हुआ है। चाहे सारनाथ की बात करें, कुशीनगर की बात करें, बगल में शंकिसा की बात करें, तमाम ऐसे डेस्टिनेशन जो विशेष रूप से बौद्ध धर्मावलंबियों को आकर्षित करने का काम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अभी तक हम लोगों ने विदेश की धरती पर ज्यादा प्रयास नहीं किए थे। अब हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई है, एक रणनीति बनाई है। इसी के क्रम में अभी हम लोगों ने धम्म यात्रा दिल्ली में आयोजित की, जिसमें 28 देशों के राजनयिकों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री भी गजेंद्र सिंह शेखावत जी उसमें रहे थे, भारत सरकार के प्रमुख सचिव रहे थे और 14 देशों के राजदूत भी उसमें सहभागिता किए थे। और उसमें हम लोगों ने बौद्ध तीर्थ स्थलों को विशेष रूप से उन देशों को आमंत्रित किया था जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। जी इसी प्रकार से तमाम हमारे ऐसे विदेश में रहने वाले लोग हैं जो भारत की ओर, खासकर उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित होने का काम कर सकते हैं। उनको आकर्षित करने के लिए हम लोगों ने विभिन्न देशों में अपने अलग अलग तरीके से आकर्षित करने के लिए वहाँ कार्यक्रम बनाए हैं। और वो कार्यक्रम जब जापान हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, पेरिस हो, लंदन हो, इन सब में वो कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किए हैं, जहां हम अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए सक्षम अधिकारियों के साथ वहां अपना एग्जीबिशन लगाने का काम करेंगे। ये हमारी पूरी कार्ययोजना तैयार है। लेकिन हमारा प्रयास होगा कि जब भी कोई विदेश की धरती का कोई पर्यटक आए तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बने, ये हमारा प्रयास है। और आज देश में हम लोग विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पीछे हैं, तो हमारा प्रयास है कि नंबर 1 डोमेस्टिक में हम आ चुके हैं, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में नंबर 1 बनाने का काम हम 2-3 साल में करने जा रहे हैं। जी मेरा सर दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या तैयारियां हैं और भारतीय जनता पार्टी की इन चुनाव को जीतने की क्या रणनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी बहुत बेहतर करने का काम करती है, आज भी बेहतर कर रही है। क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनसे जनता को गुमराह करने का काम किया गया कि हम 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं, संविधान खत्म कर देंगे, 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, सालाना महिलाओं को 8,500 रुपये महीने, 1 लाख रुपये सालाना मिलेगा, फार्म तक कांग्रेस के लोगों ने भरवाने का काम कर लिया। इन सारे तथ्यों के आधार पर कहीं न कहीं हम लोगों को
नुकसान झेलना पड़ा और एनडीए गठबंधन को उसका लाभ हुआ। लेकिन ब्रेन वॉश भी हमें करना है और ब्रेन वॉश करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के बयानों से आप देख रहे होंगे, हमारे नेता तो बता रहे हैं कि ऐसा भ्रम जो फैलाने का काम हुआ उसको ब्रेन वॉश करके हम लोग दूर कर रहे हैं और निश्चित रूप से संविधान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ आरक्षण का मुद्दा हो, संविधान का मुद्दा हो, सबसे ज्यादा प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी की है। हम आरक्षण को भी पूरी तरह लागू रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम संविधान की संरक्षा सुरक्षा और पूरे हितों को संरक्षित करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं और सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में उसको भारतीय जनता पार्टी मान्यता देती है। और इस सबका परिणाम है कि आने वाले चाहे 10 सीटों के उपचुनाव हो या आने वाले 2027 का चुनाव हो, हम प्रचंड बहुमत के साथ अपने प्रचंड बहुमत की सीटें निकाल करके जीतेंगे। लोगों का विश्वास हासिल था, विश्वास हासिल है और विश्वास लोगों का हासिल रहेगा। सर, मेरा एक और सवाल ये है कि जिस तरह से 10 साल बाद जो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसकी क्या रणनीति है, क्योंकि प्रदेश में उपचुनाव तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, वहीं दूसरी ओर जम्मू और कश्मीर में क्या स्थिति रहेगी और क्या रणनीति तैयार है? लेकिन सब लोग जानते हैं कि 35 से और 370 हटने के बाद जी ये पहला चुनाव है और जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार आई है और वहाँ अभी उपराज्यपाल के नेतृत्व में जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से कारगर रहा है, मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए और शांत बहाली के लिए जो प्रयास हुए हैं वो उल्लेखनीय है। निश्चित रूप से लोगों का विश्वास वहां जमा है कि 370 और 35 के समय में न तो विकास था बल्कि यहाँ का केंद्र का पैसा अपने तरीके से राजनेताओं की जेब में जाता था। लेकिन आज केंद्र का पैसा जनहित में, लोक हित में विकास के काम दिखाई पड़ रहे हैं और लोगों का विश्वास इस बात पर जमा है कि निश्चित रूप से अब हम लोग पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, हम लोगों को लोकतांत्रिक स्वतंत्रता मिलेगी, अपना राज्य स्थापित होगा और 35A और 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में विकास की नई लहर जो शुरू हुई है वो गति पकड़ेगी, विकास की संपूर्णता मिलेगी और जम्मू कश्मीर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा, ऐसा भरोसा लोगों को जग रहा है। उसी का परिणाम है कि लोकसभा में आपने देखा कि पहली बार रिकॉर्ड मतों का प्रतिशत वोट डालने में कामयाब हुआ। पहली बार लोग वोट डालने के लिए घरों से निकले, मतदान में शामिल हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी समर्थन देने का काम किया और मुझे पूरा भरोसा है कि वहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को डेवलपमेंट के नाम पर, सुशासन के नाम पर और जम्मू कश्मीर के विकास और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने का काम करेंगे। सर, एक बिल्कुल ही चुनावी मुद्दा के साथ साथ ये जो महिला प्रशिक्षु डॉक्टर थी पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में, जिस तरह से वहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहा है उसके साथ साथ आज पूरे देश में, प्रदेश में जो डॉक्टर प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, बहुत ही दुखद दर्दनाक घटना हुई है रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो घटना हुई। हालांकि ये सही है, वहाँ माननीय उच्च न्यायालय ने उनका संज्ञान लेते हुए सरकार को भी एक दिन नहीं कई दिन लगातार खूब डांट डपट भी लगाई है और जितना हो सकता था अपने पर्यवेक्षण में सीबीआई की जांच के आदेश किए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि सीबीआई की जांच माननीय उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण में हो रही है। निश्चित रूप से लोगों को न्याय मिलेगा और जो भी दोषी हैं उनको कठोरतम कार्रवाई और शीघ्र उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसी अपेक्षा देश की जनता कर रही है। यह सही है कि पश्चिम बंगाल के हालात एक घटना नहीं, लगातार वहाँ इस तरह की घटनाएं तो अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, घटनाएं दर घटनाएं वहाँ आए दिन हो रही है। इसके लिए ममता बनर्जी को कहीं न कहीं उनके पार्टी के लोग, उनके पालतू लोग, उनके संरक्षक दिए हुए लोग कहीं न कहीं उसके लिए दोषी हैं और निश्चित रूप से ममता जी को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का विषय स्टेट का विषय होता है। जी सर, दूसरा मेरा सवाल एक और है कि जैसे कल जो 69,000 जो शिक्षक थे उन पे जो फैसला आया है उसको लेकर क्या सरकार का अगला कदम होगा? सरकार अपना अगला कदम के लिए विचार विमर्श कर रही है। कल भी बैठक थी, आज भी बैठक हो रही है। जो भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश के दृष्टिगत क्या आगे रणनीति बननी है, आदेश क्या है, किस तरह उसको दूर करके हम लोगों को रोजी रोटी रोजगार भी देने हैं, नियुक्तियां भी करनी है
उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथों काम भी देना है, नौकरियां भी देनी है और पारदर्शिता गुणवत्ता के साथ देनी है। ये सुनिश्चितता उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। किसी भी प्रकार की इसमें शख्स वह किसी को नहीं होनी चाहिए। हम बिना किसी जाति भेद के, बिना वर्ग भेद के, बिना क्षेत्र भेद के गुणवत्ता, पारदर्शिता, ईमानदारी के साथ जो योग्य है, जो क्षमतावान है, उसको नौकरियां देंगे, रोजी रोटी के अवसर देंगे। सर, मथुरा हमारे पास में है और कृष्ण जन्मभूमि जो बनने वाली है, जिसमें उनका जन्मोत्सव होगा। पर्यटन मंत्री होने के और संस्कृति मंत्री होने के नाते क्या तैयारियां हैं, क्या भव्य और दिव्यता होगी? देखिए, मथुरा में इस बार भगवान कृष्ण का 5251वां जन्मदिन, हम लोग इसकी जाकर के बैठक भी कराए और हमारा पर्यटन विभाग के ब्रज तीर्थ विकास पत्र इस कार्यक्रम को आयोजन कराने का काम करता है। उसके लिए समुचित बजट की व्यवस्था हम लोगों ने करा दी है। लेकिन चूंकि 5251वां जन्मदिन है, तो इस बार इसको विशेष रूप से हम लोग मनाने के लिए कटिबद्ध हैं। उसकी तैयारियां जिला प्रशासन को दे दी है। तीर्थ विकास पथ के सभी अधिकारी और वहाँ के जनप्रति, वहाँ के सभी मठों के महंत और संतों के साथ बैठक हुई है। अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। लेकिन इस बार का कार्यक्रम भव्य दिव्य अलौकिक होगा और हर बार से विशेष होगा। सर, जैसे कोई टूरिस्ट आता है, कोई हेलीकॉप्टर वाली जो सेवा आपने जो क्रूज वाली स्टार्ट की थी, उसमें कुछ जो पैरामीटर तय हैं वो आगे बढ़ेगी। क्या सुविधाएं होंगी पर्यटन के? सारी सुविधाएं होंगी, सारी व्यवस्था होंगी। हम लोग हेलीकॉप्टर की सेवा देंगे और वहाँ जितनी भी चाक चौबंद कानून व्यवस्था की सुविधा देंगे। ट्रैफिक की बढ़िया व्यवस्था होगी, आवागमन के लिए बसों की व्यवस्था होगी, सजावट, सज्जा और स्थानीय से लेकर के प्रदेश भर के ब्रज की शैली पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। एक अनूठा कार्यक्रम होगा ताकि विश्व भर के जो पर्यटक वहाँ आते हैं, पूरी दुनिया के पर्यटक वहाँ आते हैं, वो एक अच्छा अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव अपने को लेके जाएं और यही जो यहाँ से अनुभव लेके जाते हैं वही जाकर के अपने देश की धरती को हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन सके। ये बिल्कुल ये हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह। इनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो प्रदेश और देश में जो मुद्दे चल रहे हैं, या एक्सपो की बात हो, जो विदेश में जापान, पेरिस, लंदन में बात हो, जो ब्रांडिंग की बात हो, उनको लेकर, और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बात हो, वहां पर पर्यटन विभाग पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है।